बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। MD-CAT लेक्चर सीरीज़ की आज की इस वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 21 के अंदर मैं आपको सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन के बारे में बताऊंगा कि ह्यूमंस के अंदर किस तरह से इनहेरिटेंस को सेक्स के साथ लिंक्ड किया गया है और किस तरह से वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र होती है। इसमें आपको ये सारा टॉपिक समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर यू नो वेरी वेल कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके पेयर्स कितने हैं 23 पेयर्स होते हैं। अब आपको पता है कि ये आपके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक पेयर जो होगा ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा। ठीक है। अब ये सेक्स क्रोमोसोम जो होता है ये बेसिकली किन दो जो है क्रोमोसोम्स उनसे मिलकर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये आपके पास कौन से हैं, एक आपके पास X होगा और दूसरा कौन सा होगा Y। ठीक है, ये आपके पास X है एंड एज वेल एज Y। अब ये आता है कि फीमेल कब बनती है, मेल कब बनता है। जब ये दोनों X आ जाएंगे, यानी कि एक मदर से X आया और एक फादर से X आया, आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो इस केस में क्या हुआ, जो बेबी पैदा होगा वो फीमेल होगी। ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह से अगर X मदर से आए, क्योंकि मदर ने तो X ही देना है, क्योंकि मदर के पास तो आपको पता है सिर्फ X ही होता है, और Y फादर से आए, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो जो फीमेल होती है ये होमोजाइगस होती है, जो मेल होता है ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, हेट्रोजाइगस होता है। क्लियर हो गया। X Y है तो मेल होगा, X है तो फीमेल होगी। अब इसी से रेलिवेंट हमने पढ़ना है, ये जो जेनेटिक्स है, ये जो इनहेरिटेंस है, ये सारी किस पर बेस है, इसी X और Y क्रोमोसोम के ऊपर बेस है। अब हमने ट्रेट्स को पढ़ना है, जो वालिदैन से बच्चों में ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Y लिंक्ड ट्रेट की, क्योंकि छोटा टॉपिक है, पहले कंप्लीट हो जाएगा। Y लिंक्ड, Y अब किसके पास है, आपको पता है Y मेल का करैक्टर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जितने भी करैक्टर हैं जो कि Y लिंक्ड इनहेरिटेंस होगी या Y लिंक्ड करैक्टर होंगे, ये डायरेक्ट फादर से सन के अंदर जाएंगे। ठीक हो गया। इसमें कोई कैरियर नहीं है, कोई फीमेल की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो करैक्टर मेल के अंदर होंगे डायरेक्ट वो बेटे के अंदर होंगे, अगर वो Y क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, SRY जीन, SRY जीन किस पर मौजूद है, Y क्रोमोसोम पर मौजूद है। SRY जीन जिधर जिधर जाता जाएगा मेलनेस काज करता जाएगा, यानी कि जो भी बच्चा होगा SRY जीन है तो वो क्या होगा, मेल होगा। क्लियर होगा। तो डायरेक्ट है, फादर से सन, फिर सन से नेक्स्ट सन से फिर अगले सन में ये जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती जाएंगी। इसमें हमारे पास आ जाती हैं कुछ आगे फर्दर जो Y लिंक्ड इनहेरिटेंस है, उसमें सबसे पहले आती है आपके पास हाइपरट्राइकोसिस। ये वो ट्रेट है जिसमें आपने मर्दों के कानों पे बाल ऐसे देखे होंगे। अगर एक बाप के कानों पे बाल हैं तो ऑब्वियस सी बात उसके बच्चे के ऊपर भी होंगे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, वो उनकी पूरी फैमिली में जो है ना वो रन करेगा। सो इसमें मैंने क्या लिखा है कि हेयर होंगे ऑन रिम ऑफ पिन्ना, तो ये करैक्टर है, डायरेक्ट जाएगा। इसी तरह से पोर्कोपाइन मेल, ये ऐसे मेल हैं जिनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स बन जाते हैं, स्केली हेयर्स आ जाते हैं। ये डिसऑर्डर है, बीमारी है। तो ये एक जो बंदा है उससे डायरेक्ट अपने बच्चे में जाएगी। कहा जाता है कि 90s के अंदर एक बंदा जो था उसको ये प्रॉब्लम आई, तो उसका जब बेटा पैदा हुआ उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम, फिर उसका जो बेटा पैदा हुआ उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आई। पोर्कोपाइन मेल उसे बोला जाता है। इसको फिर क्या किया गया, इनकी जो आगे फर्दर थी, मतलब कि जो प्रोलिफरेशन थी या इनका जो रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रेटजीज थी, इनको कहा गया कि आप क्या करें, ख़त्म कर दें, क्योंकि आप जितने बच्चे पैदा करेंगे उन सब के अंदर ये डिजीज़ आएगी। तो फिर इनकी नस्ल को वहीं पर रोक दिया गया। उसके बाद आता है वेबिंग इन टोज। अगर ये Y लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ऑब्वियस सी बात है, अगर बाप की उंगलियां जुड़ी हुई हैं, उनके अंदर वेब है, तो वो बच्चे के अंदर भी क्या होंगी, डायरेक्ट ट्रांसफर होगी। फिर इस तरह से वो उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, आगे आगे वो ट्रांसफर होता जाएगा। फिर आता है टेस्टीज डिटरमिन फैक्टर, जो मेल के अंदर टेस्टीज होते हैं, इसकी जो शेप है ये डिटरमिन कौन करवाता है, उसके फादर से आने वाले जीन्स इसको डिटरमिन करवाएंगे। मीन टू से कि ये वो फैक्टर्स हैं जो उसकी शेप को डिटरमिन करवा रहे हैं, जो उसकी मतलब जो टेस्टिस होंगे वो बड़े होंगे या छोटे होंगे, ये सारा कौन डिटरमिन करवाता है,
टेस्टस डिटरमिन फैक्टर करवाएंगे। उसके बाद माइनर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर, ये क्या है जी, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि एक डोनर होता है टिश्यू का या ऑर्गन का और एक रेसिपिएंट होता है। बेसिकली वहाँ पर ये रोल प्ले करते हैं, मतलब ये ऑर्गन दिया जा रहा है, किडनी दिया जा रहा है, तो वहाँ पर ये बेसिकली क्या होंगे, दीज आर माइनर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी फैक्टर्स होते हैं जो टिश्यू रिजेक्शन और टिश्यू मैच के साथ जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। तो सिंपल इज़ दैट, ये दोनों लेटेस्ट जो है ना इनको डिस्कवर किया गया है। उसके बाद आता है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। वाई तो हमारी ख़त्म हो गई। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से मुराद सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में अगर कोई ट्रेड या कोई जीन्स एक्स क्रोमोसोम के साथ एसोसिएटेड होंगे, लिंक्ड होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, किसकी वजह से, विटामिन D3 की वजह से, किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से, किसकी वजह से, हम फॉस्फेट नहीं ले रहे। तो बेटा अगर ये मामलात ऐसे हैं कि अगर ये जो जीन है फीमेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये डोमिनेंट अलील इसका आ जाए तो इस बंदे के अंदर हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकर यानी कि फॉस्फेट का लेवल डाउन रहेगा, जिसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया, केमिकल्स कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब नहीं सही तरह से कर पाएगा, ना ही उसके अंदर विटामिन D अपना रोल प्ले कर पाएगा। तो हर लिहाज से ही उनकी हड्डियां जो है वो वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाती और क्या हो जाता है, बोर्ड हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। इसकी जीनोटाइप्स क्या है, XDD, ये डोमिनेंट है, इसमें भी एक D डोमिनेंट है, ये और इसमें भी D डोमिनेंट है। ये तीनों डिजीज़ होंगे क्योंकि डोमिनेंट जिधर भी जीन आता जाएगा इसको डिजीज़ होती रहेगी। मेरा बेटा ये देखें, ये भी रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है, ये दोनों नॉर्मल हैं। तो रिसेसिव जीन वाले नॉर्मल होंगे, जहाँ जहाँ डोमिनेंट जीन आएगा वो क्या होंगे आपके पास, दीज आर द डिजीज्ड होंगे। रिसेसिव वाले नॉर्मल हैं, जहाँ पर डोमिनेंट अलील होगा वो क्या होंगे, डिजीज्ड होंगे। उसके बाद हम चलते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, जो मेन हमारा टॉपिक है। ये तो हमने कर लिया, एक सरसरी सा व्यू था। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में आपके पास सबसे पहले आता है मसल डिस्ट्रॉफी। इसमें वो ख़ास किस्म की प्रोटीन नहीं बनती जो कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर रखती हैं। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जो कैल्शियम आयन्स हैं वो सेल के अंदर आ जाएंगे और वो ऐसी प्रोटीन्स को, ऐसे न्यूक्लियेजेस को एज वेल एज प्रोटीएजेस को एक्टिवेट करेंगी जो मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं, मसल्स फाइबर, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और उसके रिजल्ट में क्या होता है, मसल जो है उसका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। एक मसल एट्रॉफी होती है, मसल एट्रॉफी न्यूट्रिशन की वजह से होता है, लेकिन ये आपके पास क्या है, बेसिकली इनहेरिटेंट रेयर इनहेरिटेंस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की वजह से जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। इसमें एक फीमेल पैदा होती है जिसके पास टेस्टीज होते हैं। अब हैरान कौन बात है, फीमेल है, टेस्टीज होंगे उसके पास, इसका जो जीनोम होगा वो XY क्रोमोसोम होगा, इसके टेस्टीज, इसका मतलब है किधर होंगे, एब्डोमेन के अंदर मौजूद हैं, छोटे होंगे। उस पर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अब ये एक्चुअल में जेनेटिकली मेल होगा, जीनोटाइप मेल है, लेकिन ये दिखने में फीमेल होगी। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं, ये ख्वाजा सिराज जिसको आप बोलते हैं, खुद ये शादी भी करवा सकते हैं, लेकिन ये स्टीराइल होते हैं, ये अपनी आगे जो है वो नस्ल को बढ़ा नहीं सकते। तो ये भी किसके अंदर आता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के अंदर। उसके बाद आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस वैसे तो आपको पता है कि अगर नॉर्मल जीन है तो वो सही तरह से ऑप्शन बनवाएगा और बंदे को कलर नज़र आएंगे। अगर कहीं पर कोई डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट की वजह से जो बीमारी सामने आती है वो आती है कलर ब्लाइंडनेस। आपको पता है प्राइमरी कलर RBG हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। अगर इनमें से कोई एक कलर भी अल्लाह ना करे किसी के अंदर प्रॉब्लम हो तो आपको दुनिया फीकी फीकी नज़र आएगी। आप रंगों के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जो रंग हैं उनके अंदर वो को नहीं कर पा सकेंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा सकेंगे। तो उसमें आप याद रखें D फॉर DPT, वैसे आपको DPT, D फॉर डिटूरोनोपिया, ये ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है। P फॉर प्रोटोनोपिया, ये रेड कलर ब्लाइंडनेस होती है। T फॉर ट्यूटोनोपिया, ये ब्लू कलर की जो है वो क्या होती है, आपके पास कलर ब्लाइंडनेस होती है। ये आपके पास एक्स लिंक्ड है, ये आपके पास ऑटोसोमल है। तो याद रखें जो ऑटोसोमल है इसमें इक्वल चांसेस होते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर डिजीज़ के होने के, लेकिन जो रिसेसिव होता है इसमें फीमेल के अंदर चांसेस जो, मेल के अंदर चांसेस जो हैं वो क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा होंगे। फीमेल के अंदर चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। क्यों, फीमेल कैरियर के तौर पर काम करती है।
वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। फीमेल एक कैरियर के तौर पे काम करती है, उसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हम डियर स्टूडेंट्स क्या कर सकेंगे, हीमोफीलिया के अंदर इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे जब मैं आपको पेडिग्री बना के दिखाऊंगा। क्लियर हो गया। तो अब हमने ये देखना है कि ये तो थी कलर ब्लाइंडनेस, इसमें होता है मोनोक्रोमेट। इसमें इसको एक रेड कलर नज़र नहीं आ रहा, बाकी दो आ रहे हैं, ब्लू नहीं आ रहा, ये दो आ रहे हैं, ग्रीन नहीं आ रहा, ये दो आ रहे हैं। एक तो मोनोक्रोमेट, मोनोक्रोमेट में उसको सिर्फ एक कलर नज़र आता है, बाकी कलर नज़र नहीं आते। तो ये सारा आपके पास जेनेटिकली डिसऑर्डर है, जीन्स के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हीमोफीलिया। मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़े टाइम में लेक्चर को हमने जो है वो कवर करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो नहीं बन पाता। क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा तो बंदे को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। एक माइनर इंजरी पर ब्लीडिंग होती होती टिल डेथ, वो डेथ होने तक इतना ब्लड लॉस हो जाता है कि बंदे की डेथ हो जाती है, लेकिन खून रुकता नहीं है। ठीक है, इसकी फर्दर टाइप्स हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फैक्टर हैं। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। ए और बी जो हैं वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट हैं। सी जो है ये ऑटोसोमल है, क्रोमोसोम नंबर 4 पर इसका जीन पाया जाता है, तो ये लेस देन 1% है। सबसे ज़्यादा होने वाला 80% हीमोफीलिया ए है, इसमें फैक्टर 8 नहीं बनता। इसी तरह से ये 20% है, इसमें फैक्टर 9 नहीं बनता। ये 1% है, इसमें फैक्टर 11 नहीं बनता। भाई सर जी ये बताएंगे ये फैक्टर्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं क्लॉटिंग के अंदर। तो बेटा याद रखें, जब भी इंजरी होती है तो वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स पहले से मौजूद हैं, प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, ये दूसरे सेल्स मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं, वो यही फैक्टर होते हैं, यही प्रोटीन है जो अगली प्रोटीन को एक्टिवेट करती जाएंगे। फॉर एग्जांपल 8 ने 9 को किया, 9 ने 10 को किया, 10 ने 11 को किया, एग्जांपल दे रहा हूँ। इन्होंने फिर अल्टीमेटली जाके प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करना होता है और उसने किस में तब्दील होना होता है, थ्रोम्बिन के अंदर। फिब्रिनोजिन को तब्दील करना होता है, उन्होंने होना होता है फिब्रिन के अंदर। और ये क्या कर लेते हैं, जहाँ पर इंजरी हुई है, मसलन यहाँ पर ये इंजरी, तो यहाँ पर ये इस तरह से क्या बना लेंगे, अपनी तारें मतलब ये थ्रेड लाइक होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बना लेंगे और इनके अंदर फिर पेनिट्रेट होना शुरू हो जाते हैं प्लेटलेट्स वगैरह। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक प्लग बन जाता है, एक स्कार सा बन जाता है और उसमें से फिर खून निकलना बंद हो जाता है। तो अल्लाह ना करे कि अगर ये फैक्टर ही नहीं है, जब ये फैक्टर ही नहीं होगा, इसने प्रोथ्रोम्बिन को या फिब्रिनोजिन को एक्टिवेट ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्लॉटिंग फैक्टर अपना काम ही नहीं करेगा, तो क्लॉटिंग ही नहीं हो पाएगी और फिर डेथ हो जाएगी। इसकी पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या हैं, याद रखें ये रिसेसिव ट्रेट की वजह से होता है। ये जो है फीमेल, ये नॉर्मल है क्योंकि इसके पास दोनों कौन से हैं, आपके पास क्या है, दोनों जीन्स जो हैं वो डोमिनेंट है। इसमें ये फीमेल एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, तो उसको कैरियर बोलेंगे। ये होगी नॉर्मल, लेकिन ये जीन को कैरी करेगी, आगे मैं आपको बताऊंगा। ये फिर फीमेल क्या होगी, ये डिजीज़ होगी। ये मेल नॉर्मल होगा और ये मेल क्या होगा, डिजीज़ होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमंस के अंदर तो आपको पता है टेस्ट क्रॉस कराए नहीं जा सकते क्योंकि एथिकल ही नहीं है, ना ही F1 जनरेशन का F1 का एक ब्रदर एंड सिस्टर की शादी करवाई जा सके। तो फिर क्या होता है कि ह्यूमंस के अंदर पेडिग्री किसको बोलते हैं, एक फैमिली ट्री बनाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि इनके अंदर किस जगह पे जाके डिजीज़ आई थी और किस जगह पर ये डिजीज़ जो है आगे जा सकती है। तो हम एक डिजीज़ का नॉर्मल के साथ शादी करवाएंगे हर दफ़ा, समझ आ रही है। आज हम मैरिज ब्यूरो का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है XHY, ये डिजीज़ है, आपको पता है। इसकी हम एक नॉर्मल फीमेल के साथ क्या करवा रहे हैं, शादी करवा रहे हैं, XH। तो इसके जो गैमीट्स बनेंगे XH, क्या हो रहा है, XH, इसका क्रॉस करवाने जा रहे हैं XH एंड Y के साथ। तो बेटा ये इसके साथ मिल गया XH, XH, इसी तरह से ये इसके साथ मिल गया XH, XH, ये बेटा इसके साथ मिल गया XHY एंड XHY। ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। लेकिन फिनोटिपिकली तो ये नॉर्मल है, लेकिन जीनोटिपिकली बेटा ये क्या होंगी, कैरियर होंगी। अब हम एक कैरियर फीमेल का इसमें से XH, XH का नॉर्मल के साथ XHY के साथ क्या करा रहे हैं, क्रॉस कर, मतलब इसको हमने उठाया है। तो अब क्या होना है, अब बेटा होगा ये इसके साथ XH, ये फीमेल नॉर्मल होगी। इसी तरह से XHY, ये मेल भी नॉर्मल होगा, लेकिन XH, X, ये कैरियर होगी।
ये दोनों क्या है, नॉर्मल, ये कैरियर, और ये मेरा बेटा XH ये क्या होगा, डिजीज्ड होगा। क्या होगा, डिजीज्ड होगा। तो अब ये देखें, बाप से बेटी में कैरियर के तौर पर आई और बेटी से जो नवासा था वो डिजीज हो गया। ठीक है, फिर इसकी इस तरह से ये सारा क्रॉस रिपीट होता जाएगा, सारे का सारा क्रॉस क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। अब आप लोग खुद से एक बनाएंगे, वो ये था कि एक फीमेल डिजीज़ है, उसकी शादी अगर हम XHY के साथ बनाएंगे तो ये कमेंट में आपने बताना है मुझे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसी तरह से अगर एक फीमेल डिजीज़ है, अगर एक फीमेल कैरियर है H और h, इसकी शादी अगर XHY के साथ करवाते हैं तो फिर क्या इफ़ेक्ट्स आने हैं, ये भी आप लोगों ने कमेंट्स के अंदर बताना है। और तीसरा केस XH मल्टीप्लाइड बाय XHY इस केस में, और ये बताना है कि सबसे ज़्यादा एडवर्स केस कौन सा है, A, B या C। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको पता चल गया जिग जैग मैनर में, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से फिर यहाँ, फिर इसी तरह से यहाँ, फिर इसी तरह से यहाँ, ऐसे चल के ये जिग जैग मैनर में चलती है ये डिजीज़, X लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स। तो आई थिंक कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, उसके साथ शेयर भी करें, ताकि जो बच्चे एकेडमीज़ की फ़ी नहीं भर सकते मेरा बेटा, वो यहाँ से सुन सकते हैं। चलो कुछ ना सही, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी ना। सो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।